हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 6.10 जिसमें वो कहता है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी कि आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो स्टोर है इंडक्टर और कैपेसिटर में गिवन फिगर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हमारा कैपेसिटर लगा, ये इंडक्टर लगा, तो बच्चों हम इनके क्रॉस एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इनके फार्मूलाज एनर्जी निकालने के कि इंडक्टर के केस में बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है W(T) इज इक्वल टू 1/2 Li स्केयर। ठीक है, यानी कि हमें इंडक्टर के क्रॉस उसकी करंट की ज़रूरत होती है, जबकि कैपेसिटर के केस में हमारे पास एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है 1/2 CV स्केयर, यानी कि हमें कैपेसिटर के क्रॉस उसके वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस भी मौजूद है, इंडक्टेंस भी मौजूद है, लेकिन इनकी करंट और वोल्टेजेस मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम आप सबको ये चैप्टर 7 में पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ कि जब कहने अभी टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि अभी बैटरीज को प्लग इन किया जाता है, मतलब कि अभी स्विचेस ऑन किए जाते हैं, यानी कि अभी चार्ज नहीं हुआ होता कैपेसिटर और इंडक्टर, तो वो एज आ क्या होता है जी, जो कैपेसिटर होता है जब उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होता वो एज आ ओपन सर्किट वर्क करता है, और जो इंडक्टर होता है वो एज आ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। ठीक है जी, तो यही मैंने काम यहाँ पे किया। देखिए मैंने क्या किया, मैं उस कंडीशन में ले गया हूँ कि जब कैपेसिटर, या इस तरह से कह सकते हैं जब टोटली तौर पर कैपेसिटर चार्ज हो जाए और इंडक्टर चार्ज हो जाए तब भी वो ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो असल ये कंडीशन है, आप कोई भी एक कंसिडर कर लें। तो मैंने क्या किया, मैं उस कंडीशन में ले गया हूँ कि जब मेरे पास कैपेसिटर और इंडक्टर टोटली तौर पे कह लें चार्ज या डिस्चार्ज हैं। ठीक है, तो लिहाजा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बच्चों इनके क्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखें इंडक्टर नहीं है, जो कैपेसिटर है उसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, बाकी सर्किट एज इट एज है, और जो अपना क्या नाम है इंडक्टर था उसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया। अब हमने कैपेसिटर को जो ओपन सर्किट से रिप्लेस किया वहाँ पे हमें वोल्टेज मेंशन करने होंगे उसके, जिसे हमने V से बच्चों तशबीह दी है यहाँ पे, मतलब तशबीह देना मतलब कि जो हमने इसका नाम रखा V। तो इसका प्लस और माइनस का साइन मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया, यानी कि ये मैंने वैसे ही नहीं उठा के लगा दी, इसका एक तरीका कर है। देखें इसका जो ये लाइन है ना, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है जिस तरफ, उस तरफ इसका पॉजिटिव पोल होता है, और जिस तरफ इसकी ये टेढ़ी लाइन होती है कर्व टाइप सी, इस तरफ इसका नेगेटिव पोल होगा जब भी वोल्टेजेस आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो आपने इंडक्टर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस किया, यहाँ पे आपको एक करंट को फ्लो करवाना है जो कि इंडक्टर की ही करंट है, आई के नाम से आपने उसका नाम रखा हुआ है। तो ये आप कैसे फ्लो करवाएंगे, देखें अगर इस इंडक्टर को बच्चों मैं सीधा करूँ, ज़रा गौर करें, इस इंडक्टर को अगर मैं इस तरह से कर दूँ, ये मैंने बताया हुआ बच्चों को, अक्सर बच्चों को पता नहीं, अब मुझे याद नहीं किस चैप्टर में बताया था। अगर इस तरह से मैं इंडक्टर लगाता हूं, तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह से इंडक्टर लगा हो तो अगर आप उसको शॉर्ट करें तो आपने हमेशा करंट को डाउनवर्ड फ्लो करवाना है। ठीक है, डाउनवर्ड मैंने बताया था फ्लो करवाते हैं करंट को, इस तरह से नीचे की तरफ। अप टू डाउन हो तो डाउन साइड पे हमें करवाना होता है मूव करंट को। ठीक है, ये हमने इसको कहा, आपको बताया गया था। तो देखो बच्चों, अगर इस कैपेसिटर को हम ऐसे 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे घुमाते हैं कुछ इस तरह से, तो यानी कि मेरे करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, तो ये आपकी करंट हो गई जिसको आपने फाइंड आउट करना है, आई यानी कि आपने इंडक्टर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस किया और उसमें एक करंट को फ्लो करवा दिया। ओके हो गया बच्चों, आप नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस वोल्टेज को और इस करंट को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, नोडल एनालिसिस लगाओ, लूप एनालिसिस लगाओ, बट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ मैं सजेस्ट करूंगा आप नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करें। ये देखो बच्चों, पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करने होते हैं उस टेक्निक में, तो ये पहले मैं नोड आइडेंटिफाई करने लगा। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बाइनरी नोड को छोड़ के बाकी हायर नोड और सरफेस नोड को कंसिडर करें, क्योंकि वो आपका रास्ता आसान करते हैं। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक नोड बनता है क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। यहाँ पे 3 चीज़ों से मतलब 2 चीज़ों की वायर अटैच हो वो बाइनरी नोड होता है, 3 चीज़ों की वायर अटैच हो वो हायर नोड होता है, और इससे ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो तो वो सरफेस नोड होता है। ये चीज़ें मैं बार बार दोहराता हूँ हर क्वेश्चन में। तो ये एक हमारे पास नोड हो गया, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 करंट सोर्सेज की, एक रेजिस्टर की। तो ये एक नोड है बच्चों, यहाँ पे हम V1 के नाम से वोल्टेज रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों देखो हमारे पास एक ये भी नोड है, ये पूरा सरफेस नोड बनता है, ये पूरे का पूरा। लेकिन मैं इस पॉइंट पे वोल्टेज मेंशन करूंगा क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, एक रेजिस्टर, एक करंट सोर्स, एक शॉर्ट वायर, मतलब शॉर्ट वायर की आगे भी वायर अटैच है, लेकिन ये पूरी वायर ही एक बन गई एक लिहाज से। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पूरा सरफेस नोड बन जाता है, लेकिन मैंने करंट मेंशन किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ। इतना बच्चों हमारे पास सरफेस नोड है क्योंकि ये 4 चीज़ों की वायरें अटैच है यहाँ पे।
चार चीज़ों से मुराद एक शॉर्ट वायर है, एक ये वाली वायर है और एक ये रजिस्टर है और एक ये करंट सोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास V2 वोल्टेज हो गए। अब एक ही नीचे ये बच्चों पूरा सरफेस नोड है। ये जो डॉटेड लाइन लगाता हूँ ये आपको बस बताने के लिए लगाता हूँ, लगाना ये हमारे पे फ़र्ज़ नहीं होता या ज़रूरी नहीं होता, आपने बस मेंशन करना होता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक तरीका इख्तियार कर लिया हुआ है। तो एक नीचे पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे भी कई चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही है और सेंटर में कोई रजिस्टर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक से ज़्यादा नोड बनाए। दैट्स वाई ये पूरा सरफेस नोड है जिसे हमें ग्राउंड करना होगा, बिकॉज़ किसी भी सर्किट के ऊपर अगर आपने केसीएल टेक्निक लगानी है, नोडल एनालिसिस टेक्निक, तो एक नोड का ग्राउंड होना लाजमी होता है। तो यहाँ पे हम 0 वोल्ट रख देंगे, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, V1 और V2 को निकालना, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए मुझे अगर V की वैल्यू चाहिए तब भी V1 और V2 की मतलब कि मुझे वैल्यू चाहिए होगी। कैसे? ये देखो बच्चों, ये जो V मतलब कि कैपेसिटर के वोल्टेज हैं, ये दो नोड्स के सेंटर में आगे हुए हैं, एक अपना V2 और एक अपना V1। ये यहाँ पे सुपर नोड टेक्निक नहीं लग सकती, उसकी वजह ये क्योंकि ये ओपन पड़ा हुआ है। अगर तो ये वायर कनेक्ट होती और वोल्टेज सोर्स होता, फिर हम इसको सुपर नोड की टेक्निक में लेके जाते। देखो बच्चों, ये इस तरह से V1 का नोड है और ये ऐसे मतलब कि वायर आ रही है और ये ऐसे है, इस V1 की तरफ पॉजिटिव पोल है और V2 की तरफ नेगेटिव पोल है और ये V वोल्टेज है और ये ऐसे नीचे दूसरा हमारा जो नोड है वो है V2 के नाम से। देखो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ अगर सुपर नोड की टेक्निक से, तो पॉजिटिव पोल है V1 की तरफ तो V की इक्वेशन आएगी V इज इक्वल टू, पॉजिटिव पोल है V1 की तरफ और नेगेटिव पोल है V2 की तरफ, तो ये आ गया V1 माइनस V2। ये फार्मूला लग गया, मतलब मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए होगी। इसी तरह से IL को भी कैलकुलेट, I की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे, पर मैं बाद में बताऊँगा कैसे। तो चलो आओ बच्चों, अभी हम बात करते हैं। हम पहले KCL लगाएंगे नोड 1 पे ताकि हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अप्लाई KCL एट नोड 1। तो बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, KCL लगने लगा। ये हमारा नोड 1 है। तो KCL का मतलब होता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। हर एक चीज़ की मतलब हर वायर की जो उस नोड के घेरे में आ रही हो, हमने उसकी एंटरिंग और लिविंग करंट्स लिखनी होती हैं। देखें ये पहले नंबर पे वायर है बच्चों, तो लिहाजा देखें KCL अप्लाई होने लगा। पहले इस वायर की बात कर रहा था मैं कि ये जो वायर है, देखो बच्चों इस नोड के अंदर ये जो वायर का करंट है एंटर कर रहा है, तो हमने लिखना होता था सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट। बच्चों मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एंटरिंग करंट्स को हमेशा आप यहाँ पे लिखें, मतलब कि राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की, ठीक है। इससे कोई मैटर नहीं लगता कि बच्चों ये चीज़ मैटर नहीं करती आप पहले राइट एंटरिंग करंट्स लिख रहे हो या लिविंग करंट्स, पर मैं हमेशा कहता हूँ एंटरिंग करंट्स को जब ये KCL इस तरह से लगाना पड़े कि आपको ओहम्स लॉ भी लगाना हो, तो आप इनको हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखो, ठीक है। तो देखो ये बच्चों एक एंटरिंग करंट एंटर कर रही है नोड के अंदर, तो इसको हम इस साइड पे लिख लेंगे। ये आ गई एंटरिंग करंट से, इस साइड पे अब हम सारी एंटरिंग करंट लिखने वाले हैं। अब मुझे देखें इस वायर का करंट नहीं पता, तो मैं इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ, लिविंग करंट हुई। दैट्स वाई बच्चों जहाँ से करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन लिखना होता है, ये मैंने बताया हुआ है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ से करंट मूव होती होती जाके दूसरे नोड में एंटर कर जाएगी जो कि न्यूट्रल का नोड है, 0 वोल्ट है, वहाँ पे ये आ गया और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में 3 के। उसके बाद बच्चों देखो एक वायर रह गई, ये ऊपर वाली जो कि 2 मिली एम्पेयर की वायर है, ये करंट लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है। दैट्स वाई ये लिविंग करंट हुआ, वो इसी साइड पे आ गया। उसके बाद बच्चों देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आ गया V1/3 के और दूसरी तरफ 8 मिली में से जाके 2 मिली माइनस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, देखो V1 ये 6 मिली रह गया, 6 मिली के साथ जाके ये 3 के मल्टीप्लाई होगा, उधर नीचे डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई, तो ये तो आ गया 18 वोल्ट। अब V2 बच्चों कैलकुलेट करते हैं KCL अप्लाई करके। अब आप लिख लीजिएगा अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है। तो बच्चों नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई होने लगा V2 के ऊपर। वैसे ही द सम ऑफ एंटरिंग करंट और लिविंग करंट वाली कहानी है सारी। तो पहले इस वायर का करंट लिखते हैं, इसका नहीं ना पता तो वही काम करेंगे, करंट को लीव करवाएंगे उसी वक्त V2 माइनस। अब ये करंट बच्चों देखो सिर्फ 2 किलो ओम में से गुजरेगी और जाके डायरेक्ट एंटर कर जाएगी ग्राउंड में, तो आ गया V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 2 के प्लस। उसके बाद बच्चों देखो ये भी एक वायर है, ये जो शॉर्ट वायर में शामिल है, ये भी एक वायर है जिसका हमें क्या करंट का नहीं पता। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से करंट को लीव करवाते हैं, ये V2 में से लीव कर रही है, लिहाजा उसी वक्त लिख देंगे V2 माइनस। अब ये करंट जाके देखो बच्चों पहले इस वोल्टेज सोर्स में एंटर करते हैं, तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव 12 पुट करेंगे, लेकिन प्लस बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ से भी जब करंट लीव करेगी तो फिर से आगे माइनस आ जाएगा और जाके फिर करंट एंटर कर जाएगी न्यूट्रल नोड में, 0 आ गया और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछना चाह रहे होते हैं कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं, सोर्स में जब एंटर हो गया कहानी ख़त्म करें, नहीं,
हमें बच्चों नोड टू नोड मूव करना होता है, नोड टू नोड, ठीक है। जब तक करंट नोड टू नोड नहीं चली जाती ये प्रोसीजर चलता रहता है। अगर 20 भी बीच में वोल्टेज सोर्स लगे हो तो बार बार यही टेक्निक लगेगी। करंट जिस पोल में एंटर करिए वो वाले साइन आएगा और आगे फिर से जहाँ उसमें से जब लीव करेगी आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक होती है। अब देखो ये एक एंटरिंग करंट है जो लास्ट वायर रह गई, इसमें एक एंटरिंग करंट है 2 मिली एम्पेयर जो इसमें वोल्टेज सोर्स में एंटर कर रहा है, दैट्स वाई आ गया दूसरी साइड पे। अब बच्चों इसका देखो एलसीएम आ रहा है 6K। इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ ये जो अपनी इक्वेशन है तो मुझे इसको 6K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देना चाहिए। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा K से कैंसिल, दो एक बार तो 3 बार 6, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा 3V2। उसके बाद जब यहाँ पे 6K ज़रब होगा पूरे का पूरा कट जाएगा और आ जाएगा V2 माइनस 12। और यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा तो किलो और मिली कैंसिल, 6 2 बार 12। तो देखो बच्चों ये बना होगा 4V2। V2 इधर ही रह गया, ठीक है। 12 पहले उधर जाके जमा हुआ 12 में, ठीक है। 12 जमा 12 बच्चों देखो इधर माइनस हो रहा था उधर जाके जमा हुआ 12 जमा 12 24 और इसके साथ था 4, यानी ये 4V2 बन चुका हुआ था। ये वाला 4 उधर जाके 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया तो ये आगे 6 वोल्ट। पता नहीं मैं क्यों मैथ यार इतनी डीप में भी जाके आपको मैथ भी समझा रहा होता हूँ, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई। मैं इतना बच्चों आपके लिए केयरफुल हो गया हूँ। तो देखो V1 और V2 की वैल्यू आपको पता, अभी आप उसके वोल्टेज कैलकुलेट कर लें, कैपेसिटर के और एनर्जी पहले ही निकाल लें। देखें V1 के वोल्टेज हैं 18 और ये V2 के वोल्टेज हैं 6, तो 18 माइनस 6 करें तो 12 वोल्ट आते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो पता चल गया। W ऑफ T निकाल लें 1/2। C की वैल्यू बच्चों कितनी थी 10 नैनो। 10 नैनो का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय नैनो का मतलब होता है 10 पावर इज -9। आगे वोल्टेज का स्केयर मतलब कि V का स्केयर जो कि थे 12 का स्केयर। तो ये बच्चों आपके पास आ जाती होती है। अभी मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे कितनी आएगी। 72 0.72 माइक्रो जूल, 0.72 माइक्रो जूल। अभी आप बोलेंगे सब सर हम करंट कैसे निकालेंगे, मतलब कि इंडक्टर की कैसे एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों बहुत ईजी है। ये हमारे पास एक नोड है, नोड 2 था इसका नाम। देखें इस नोड के घेरे में कितनी वायर्स हैं, 3। एक ये वाली जिसकी करंट हमें पता नहीं है जो हमने मालूम करनी है, और एक ये वाली और एक ये वाली वायर। अब कुछ बच्चे ये भी कह देते होते हैं सर आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना वो क्या नाम है ओहम्स लॉ का ही फार्मूला लगा के क्यों नहीं आई को निकालते। कुछ बच्चे कहते हैं। बच्चों असल में यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे इंडक्टर आ गया हुआ है। इंडक्टर जब होता है ना तो इंडक्टर में हम ये नहीं कर सकते। इंडक्टर की मतलब ये है कि इंडक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, बस वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हुआ है, तो लिहाजा हम यहाँ पे ओहम्स लॉ नहीं लगा सकते। यानी इस करंट को बस इसी वायर में रहना। ये एक शॉर्ट वायर है, ये करंट नीचे को नहीं जाएगी, ठीक है। तो असल ये मसला है, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, फिर हमें इस वायर की करंट को फाइंड आउट करने के लिए दूसरी वायर्स को छेड़छाड़ करनी पड़ती है। नोडल एनालिसिस टेक्निक के अंदर नोड को KCL के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था जब एक वोल्टेज सोर्स होता है उसके क्रॉस अगर हमें करंट को फाइंड आउट करना पड़ जाए फिर हमें नोड वगैरह को छेड़ना पड़ता है। वो सेम टू सेम यही वो चीज़ है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है। तो देखो मुझे इसके क्रॉस इस नोड के क्रॉस से 3 वायर्स हैं जिनमें से एक की करंट का पता है, इसका भी नहीं पता और इसका भी नहीं पता। इसकी वायर का करंट का पता कर सकते हैं हम V2 के थ्रू। देखें यहाँ पे मैं एक I1 के नाम से बच्चों करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में करवा लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इस वजह से करवाई है इस तरफ क्योंकि ये करंट निकल रही है। देखें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग I1 लीव कर रही है V2 में से, तो V2 माइनस आ जाएगा उसी वक्त और जाके एंटर करती है न्यूट्रल में, तो V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 2K। तो देखो बच्चों फार्मूले में वैल्यू पुट करो, V2 की वैल्यू 6 थी, 6/2K, तो ये कितनी आ गई 3 मिली एम्पेयर। अब आपको इसकी वैल्यू का पता, अब आपने क्या करना है नोड 2 के ऊपर KCL लगाना है करंट्स के अकॉर्डिंग। द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। तो ये बच्चों यहाँ पे देखो सिर्फ एक करंट दो करंट। तो बच्चों देखो ये मेरे पास आ गया 3 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। तो देखें 3 मिली एम्पेयर तो आ गया। उसके बाद की बात, अब बच्चों ये जो मैंने I1 निकाल लिया ना 3 मिली एम्पेयर, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि ये करंट आप लीव करवा रहे हो ना, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आप KCL की वो टेक्निक भी लगा सकते हो, मैंने चेक किया लग सकती है, कोई मसला नहीं उसमें भी। तो आप वैसे नोड की टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, यही लगा लीजिएगा। I1 आपको अब मालूम है तो अब नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई करें। देखें द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। सिर्फ एक करंट एंटर कर रहा है, बाकी दोनों लीव कर रहे हैं, तो ये आ गया सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी कि I प्लस I1। I1 की बच्चों देखो
हमारे पास यहाँ पे अब ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, I इज इक्वल टू 2 मिली माइनस आई वन की वैल्यू कितनी है 3 मिली, तो कितनी आ गई -1 मिली एम्पेयर। अब देखो बच्चों मुझे करंट का पता चल गया, मैं डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, W ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2, एल की वैल्यू बच्चों हमारे पास थी 1 हेनरी, ठीक है 1 आ गया, और उसके बाद आई का स्केयर मीन्स -1 मिली का स्केयर। तो देखो बच्चों -1 का स्केयर +1 हो जाएगा, मिली का स्केयर माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 होता है 0.5, तो 0.5 माइक्रो जूल आपकी आ गई एनर्जी। तो देखें ये आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे सॉल्व।